1.4 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो क्या है कि जो विद्युत बल होता है यानी कि कुलामी बल जो होता है उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी तुलना करनी है। ठीक है, तो अपने बनाते हैं। पहले एक तो इलेक्ट्रॉन बना लिया, मान लीजिए इसका द्रव्यमान है mp, इस पर आवेश है qp, एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये mp है प्रोटॉन, इसका आवेश qp, इनके बीच की दूरी मान लीजिए हमने r रखी हुई है। ठीक है, बीच की दूरी हमने क्या रख दी, r। तो अब पहले तो विद्युत बल की बात करेंगे। विद्युत बल क्या होगा, यानी कि कुलामी बल। विद्युत बल होगा Fe, कह दें हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो Q1 क्या है, Q2 क्या है, वो यहां पर लिख देते हैं। Q1 जो है वो QE है और Q2 जो है वो QP है। हमें पता है कि दोनों के आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसको भी Q कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये भी Q है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलो ठीक है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है ना, ये है आपके पास विद्युत बल या कुलामी बल। इसको अपने इसमें लिख दें Q इंटू Q, क्योंकि Q1 और Q2 जो है वो दोनों Q के इक्विवेलेंट है, अपॉन में क्या आ गया, R स्क्वायर। तो Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ऐसे ही F G की बात करते हैं, ये गुरुत्वीय बल है या गुरुत्वाकर्षण। Fg इक्वल टू क्या आएगा, Fg इक्वल टू आएगा अपने पास पड़ा हुआ है G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर m1 जो है वो mp me है और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.1 टू 10 टू पावर माइनस 31 kg। m2 जो है वो क्या है, mp है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो Fg इक्वल टू क्या आ गया, G की वैल्यू अपने को पता है, G की वैल्यू कितनी होती है, G की 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होती है। ठीक है, और m1 जो है उसको me लिख देंगे, इसको mp लिख देंगे, अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की अपने को करनी है तुलना। हमें यह बताना है कि Fe जो है वो Fg से बड़ा है या Fg बड़ा है Fe से, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर देखिए हम Fe अपॉन में Fg कर देते हैं। Fe की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, उसको G लिख देते हैं मान लीजिए पहले, फिर बाद में अपने वैल्यू रख देंगे me mp अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्थितियों के अंदर हम कह रहे हैं कि जो दूरी है वो बदल नहीं रही, तो इसलिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो Fe अपॉन में Fg इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है, इसका मान Q1 और Q2 जो है इसका मान भी हमें पता है, इसको Q स्क्वायर लिख दिया था आपने। तो Q स्क्वायर मतलब दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 1.6, दो बार लिखूंगा 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अपॉन में क्या आ रहा है, G की वैल्यू क्या आ गई, G की वैल्यू अभी बताई थी
ये लिखी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एमपी, एमई और एमपी की वैल्यू वो यहां से लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आता है आप मेरे को फटाफट बताइए, कितनी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर, बताइए जल्दी से फटाफट। प्रियंका, सर 2.4 इंटू 10⁻39। हाँ बेटा, तो इसमें अपने देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो राउंड फिगर में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। राउंड फिगर में आपके पास 10⁻39 आ रही है, 2.4 इंटू में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे आ रही है। वैसे तो वैल्यू अपने करें तो 2.4 इंटू 10⁻39, ठीक है। कोई भी मात्रक नहीं होगा इसका, कोई बता सकता है इसका कोई मात्रक क्यों नहीं होगा? सुनील आप बताइए, कोई भी मात्रक क्यों नहीं है? अपने पास वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻39। तो बताइए इसमें से एफ ही ज्यादा होगा या एफ जी? सर रिपीट करना। ये एफ ई अपॉन में एफ जी है, तो इसमें से एफ ई और एफ जी में से ज्यादा कौन होगा? ग्रेटर देन का निशान किसकी तरफ लगाएंगे? एफ की तरफ। एफ ई की तरफ, यानी कि विद्युत बल होगा उसको वेरी वेरी ग्रेटर देन कर देते हैं, क्योंकि देखिए एफ ई जो है 10 की घात 39 है, 10⁻39 मल्टीपल है किससे? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्लियर हो गया कि जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वीय बल से स्ट्रांग होता है। ये अपने पहले पढ़ा है ना, कल पढ़ा था कि विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वीय बल से स्ट्रांग है। तो इससे क्लियर हो गया कि विद्युत बल जो है वो गुरुत्वीय बल से स्ट्रांग है। इलेक्ट्रॉन लिया है, एक प्रोटॉन लिया है, दोनों के आवेश हमें पता है कि समान होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको QP मान लिया, इसको QP मान लिया, और दोनों के आवेश समान है Q1 और Q2, ठीक है। इनके द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me है और प्रोटॉन का द्रव्यमान MP है, उनको हमने अलग से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। चाहे हम गुरुत्वीय बल की बात करें तब भी द्रव्यमान होंगे जो उनके बीच की दूरी स्मॉल r होगी, और यदि हम विद्युत बल करेंगे तो भी QE और QP के बीच की दूरी स्मॉल r होगी। तो हमने एक ही डायग्राम में दोनों को बता दिया है, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल को। सबसे पहले अपने विद्युत बल लेके चलते हैं। तो विद्युत बल के लिए फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। फिर नेक्स्ट F = 1/4πε0, Q1 और Q2 एक जैसे हैं तो Q² अपॉन में r² हो गया। F की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q² अपॉन में r²। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं गुरुत्वीय बल। ये 11th के अंदर फार्मूला पड़ा हुआ है, Fg = G m1 m2 अपॉन में r²। G की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, mp की वैल्यू पुट कर देंगे। r जो है वो दोनों में एक जैसा ही है, तो इसलिए r को r ही रहने देंगे। फिर हम कर देते हैं डिवाइड कर दिया, ये बच गया 1/4πε0 की वैल्यू रख दी, Q² है तो इसको 2 बार गुणा कर दिया, G की वैल्यू यहां पर रख दी, Me और MP की आ गई। और इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 2.4 इंटू 10⁻39, ठीक है। यानी कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल से लगभग 10 की घात 40 कह सकते हैं, 10 की घात 39 कह सकते हैं, इतने गुना होता है, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? जी सर। हाँ, अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। ये तो हो गया अपने पास। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए तुलना करनी है, दो प्रोटॉनों के लिए भी तुलना करनी है। अब दो प्रोटॉनों के लिए तुलना करनी है तो आपको ये जो QE है और ये जो QP है, यहां से अब ये फर्स्ट पार्ट था,
सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर दिया हुआ हमारे को Q1 जो है वो भी Qp है और Q2 जो है वो भी Qp है, दोनों प्रोटॉन है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, प्रोटॉन है। तो अब इस स्थिति में आपको बताना है कि गुरुत्वीय बल क्या होगा और विद्युत बल क्या होगा। तो मैं यहां पर फार्मूले लिख देता हूं। करना आपको है Fe इक्वल टू लिया जाएगा K Qp इंटू Qp अपॉन में r²। ये तो हो गया आपका विद्युत बल का फार्मूला। गुरुत्वीय बल का फार्मूला Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा, G mp डॉट mp अपॉन में r²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो Fe अपॉन में Fg की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी K Qp अपॉन में r² अपॉन में G mp अपॉन में r² से r² कैंसिल आउट हुआ। तो Fe अपॉन में Fg इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास, K की वैल्यू क्या आई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Qp की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में G की वैल्यू 6.6267 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, MP की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने पर कितनी वैल्यू आई है वो आपको बतानी है। कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आएगी वो अपने को बतानी है, कितनी आएगी बताइए जल्दी से फटाफट। 1.4 into 10 to the power 36. Sir, 1.3 into 10 to the power 36. ठीक है, मतलब कैलकुलेट करने पर ये एक आइडिया हमारे पास आ गया कि जो विद्युत बल होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, यानी कि जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 1 लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 36, इतनी वैल्यू आ रही है। सुनील से मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, फिर दोबारा पूछ रहा हूं, इसका मात्रक क्यों नहीं आता? आरजू तू बता। सर ऊपर भी विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का मात्रा न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। हाँ शाबाश, ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, तो दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होने के कारण इसका जो मात्रक नहीं होगा ये मात्रकहीन राशि होगी। ठीक है ना, दो समान राशियों का अनुपात होने के कारण। ये क्वेश्चन था हमारा, इसको आपको करना है कंप्लीट। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के त्वरण आकलित कीजिए। विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के त्वरण का आकलन करना है। ठीक है, वो कैसे करना है उसको भी अपने देखते हैं। चलो, इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी शायद। अब देखो Fe इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, K Q P इंटू QE अपॉन में r²। ये फार्मूला है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो आवेश है Qp और एक आवेश यानी कि Qp मतलब प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है R बराबर गिवन जो है वो अपने यहां पर लिख देते हैं
आर बराबर है 1 ऑर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। क्यूपी जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दोनों बराबर है। तो Fe इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, K की वैल्यू हम रख देंगे 9 इंटू 10⁻9। QP जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में R की वैल्यू है वो 10⁻10 मीटर है, उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो Fe इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये इसमें जुड़ जाएगा 10⁻⁻29। ठीक है, इंटू में क्या आ गया, अपॉन में सॉरी 10⁻⁻20। इसको करेंगे तो Fe इक्वल टू आ गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। संजय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संजय, शीतल, यस सर। शीतल, सर ठीक है। अब देखो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी ना, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻29 और ऊपर जाके ये हो जाएगा 10⁻20। तो आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाती हैं, -29 प्लस 20, माइनस के 9 बच गए, तो ये वैल्यू आ गई F2। अब क्वेश्चन यहां पर पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछा उसने कि आपको इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा 11th के अंदर हमने पढ़ा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है F इक्वल टू ma। पता है सभी को F इक्वल टू ma, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहां पर इसमें हम क्या लिखेंगे, ये Fe है यानी कि विद्युत बल है, तो यहां पर ma लिखना है। लेकिन ये ma है किसका, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना है, तो यहां पर E लिख देते हैं। ठीक है, 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 आ गया। हमें इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना है 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 अपॉन में me, और me की वैल्यू होती है कितनी, me की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, इससे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण। कैलकुलेशन करनी है आपको। फिर इसके बाद प्रोटॉन का यदि अपने त्वरण निकालना चाहिए, प्रियंका, प्रोटॉन का त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रियंका, प्रोटॉन का त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रियंका, आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या तेरे को? निशा आप बताइए, प्रोटॉन का त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? निशा, सर me की जगह नीचे mp कर देंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान। हाँ बस बिल्कुल सही बात है, me की जगह पर mp कर देंगे। ये प्रियंका बेटा आवाज नहीं आ रही क्या तेरे पास? प्रियंका, चलो कोई नहीं, यहां पर अपने क्या करेंगे, MP इक्वल टू ये जो आगे लिखा हुआ ये तो उतना ही रहेगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। AP इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन में MP। AP इक्वल टू आ जाएगा
9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन में एमपी की वैल्यू हो गई 1.67 इंटू 10⁻27। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो आप मेरे को निकाल के बताओ कितनी आएगी। बताइए, इलेक्ट्रॉन का के लिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना आएगा और प्रोटॉन का त्वरण कितना आएगा। टू 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। प्रोटॉन का त्वरण कितना आ गया बताओ जरा। 1.4 इंटू 10⁻, कितना आया, कितना आया बताओ भाई। 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक दोनों में कंपेयर करके देखें तो किसका त्वरण ज्यादा है बताइए। इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा क्यों। सर इसकी 10 की पावर ज्यादा है, 10⁻22 है और इसकी 10⁻18 तो अपने को कैलकुलेशन करने पर आ रही है। इसकी थ्योरेटिकल बात करें, यदि थ्योरेटिकल बात सर इसका मास तो कम है प्रोटॉन की तुलना में। हाँ, जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन की तुलना में कम होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो ज्यादा कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना। इसलिए कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तेज स्पीड होती है उसकी, ठीक है। आप जो है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जो त्वरण और वेग निकालते हैं हम बोर के परमाणु मॉडल के अंदर, 11th के अंदर आपने निकाला हुआ केमिस्ट्री के अंदर बोर के परमाणु मॉडल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 1.4 है बुक के अंदर एग्जांपल 1.4, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातु का आवेशित गोला ए नायलॉन के धागे से निलंबित है। विद्युत रोधी हत्थी द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले बी को ए के इतने निकट लाया जाता है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मैं डायग्राम अभी बना देता हूं। गोले ए के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है। ए व गोले को चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। अब अनावश्यक गोले सी और डी के संपर्क में स्पर्श कराते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो कूलाम नियम के अनुसार ए का कितना प्रतिकर्षण होगा। ए सी बी डी के साइड जो है वो एक समान है, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी को तुलना में इनके साइड जो है वो नगण्य है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कंप्लीट देख ले। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक गोला है ए, एक गोला है बी, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और दोनों ही गोलों पर आवेश है, दोनों ही गोलों पर आवेश उपस्थित है, लेकिन दोनों गोलों पर आवेश एक जैसा नहीं है। एक गोले पर आवेश है Q, दूसरे गोले पर आवेश है Q डैश। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, एक गोले पर आवेश कितना है Q है, दूसरे गोले पर आवेश कितना है Q डैश है। अब क्या करते हैं, A को लेके आते हैं C के संपर्क में, ठीक है। संपर्क विधि यूज होगी अब यहां पर, ये Q था इसका। ऐसे ही B को लेके आते हैं
डी के संपर्क में, ये डी अनावेशित है, सी और डी जो है वो दोनों ही अनावेशित है, दोनों पर कोई आवेश नहीं है, दोनों अनावेशित है। दोनों को संपर्क में लेके आते हैं, संपर्क में लाने के बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो यहां पर ए और सी का कुल आवेश क्यू हो गया। जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पर क्यू बाई 2 रह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बराबर मात्रा में। ऐसे ही बी पर जो है वो हो जाएगा क्यू डैश बाई 2, ठीक है। सी अलग हो गया, सी पर जो है वो भी क्यू बाई 2 हो जाएगा और डी पर भी क्यू डैश बाई 2 हो जाएगा। और उसने क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि हम इसको पहले तो क्या करें, दोबारा से क्वेश्चन को सुन लो कि ए और बी जो सर्वसम गोले हैं, यानी कि इन सभी गोलों की त्रिज्याएं समान है, तो ए और बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोनों पर आवेश जो है वो भिन्न भिन्न है, एक पर क्यू है, दूसरे पर क्यू डैश है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ये करेंगे कि इसके संपर्क में, ए के संपर्क में तो सी लेके आएंगे, बी के संपर्क में डी लेके आएंगे। टच करवा दिया, संपर्क अलग अलग कर दिया तो आवेश बराबर मात्रा में बट गया, ए और सी में बट गया बराबर मात्रा में, ऐसे ही बी और डी में बट गया बराबर मात्रा में। इसमें क्यू डैश था तो क्यू डैश बाई 2, क्यू डैश बाई 2 आ गया, इसमें क्यू बाई 2, क्यू बाई 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आर बराबर मैं लिख रहा हूं 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें। यहां पर मैं लिख रहा हूं आर डैश बराबर आर बाई 2 हो गया, इसका आधा हो गया कि नहीं हो गया, ये 5 सेंटीमीटर इसका आधा हो गया, ठीक है। यानी कि अब जो नया आर आएगा वो आर डैश होगा और उस आर डैश की वैल्यू आर बाई 2 है, पहले 10 थी अब हाफ होगी। अब निकालते हैं, पहले तो इस स्थिति में बल का मान निकालते हैं। यहां पर बल का मान होगा F इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर, मैं इसको आर मान के चल रहा हूं, ये प्रारंभिक स्थिति में बल है। यहां पर बल निकालना है, अब बल चेंज हो गया, मान लीजिए F डैश हो गया। यहां पर क्या आएगा कि Q1 की जगह पर आ गया Q बाई 2, Q डैश बाई 2 अपॉन में R की जगह पर R डैश स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। F डैश इक्वल टू के क्यू बाई 2 इंटू क्यू डैश बाई 2 R डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। F डैश इक्वल टू के, यहां पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन में 4, क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन में 4, और यहां पर इसको क्या करेंगे, R डैश की वैल्यू रखनी है यहां पर R बाई 2, तो R बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर कर रहा हूं। तो F डैश इक्वल टू आपके पास आ गया जी के क्यू डैश अपॉन में 4, ये वाला 4 जो है इसको हमने यहां आगे लिख लिया और इसका भी हम होल स्क्वायर खोलेंगे, R स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो F डैश इक्वल टू क्या बच गया, क्यू डैश अपॉन में R स्क्वायर, ये वैल्यू इसके समान ही है F के, तो इसलिए F डैश आपके पास क्या आ गया, F आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि दो आवेश, दो चालक या गोले कह सकते हैं, उन पर आवेश अलग अलग दे रखा है, उसको किसी अन्य गोलों के संपर्क में लेके और अलग अलग कर दें और बीच की दूरी आधी कर दें, तो बल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें बताना सर। पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक वह आवेश होता है जिसका आकार, ठीक है, यानी कि बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिसका साइज पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। एक तो ये डेफिनेशन है इसकी, आप सभी चाहे लिख लो, आवेशित वस्तुओं के साइज को, यानी कि साइज का मतलब आकार को, पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। जब आवेशित वस्तुओं के आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होते हैं, तो ऐसी आवेशित वस्तुओं के
आकार की उपेक्षा की जा सकती है, आकार की उपेक्षा की जा सकती है और इन्हें बिंदु आवेश कहते हैं, और इन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने ये भी कह सकते हैं सूक्ष्म त्रिज्या का वह आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल उत्पन्न किया जा सकता है। और परीक्षण आवेश का ये पॉइंट चार्ज हो गया ना, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज एक ही बात होगी। टेस्ट आवेश का लिख सकते हो आप, परीक्षण आवेश का वह आवेश जो किसी क्षेत्र में अन्य आवेश की उपस्थिति को दर्ज करता है, अन्य आवेश की उपस्थिति को दर्ज करता है। या अपने ऐसे भी कह सकते हैं किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति या विद्युत बल की उपस्थिति की जांच करता है। सिंपल भाषा के अंदर अपने ये कह सकते हैं, ठीक है।